बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 12। अध्याय का नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत तथा तकनीकें। इसमें आज का टॉपिक है कार्बनिक रसायन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अंग्रेजी में हम कार्बनिक को ऑर्गेनिक लिखते हैं। जो ऑर्गेनिक शब्द है ये ऑर्गेनिज्म से बना है। ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीवधारियों से प्राप्त। तो प्रारंभ में जो पदार्थ हमें जीवधारियों से प्राप्त होते थे, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, विटामिन्स, यूरिया, मतलब जो जीवधारियों के शरीर में बनते हैं किसी भी तरह से, चाहे पाचन की क्रिया में या पौधों में प्रकाश संश्लेषण में बनते हैं, या मूत्र विसर्जन में या विष्ठा के विसर्जन से में मिलते हैं, या किसी भी तरह से अन्य तरीके से मनुष्य के मतलब जंतुओं के जितने भी जंतु हैं, मनुष्य हो या जो एनिमल्स होते हैं या पशु, ये पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, किसी भी जंतु से प्राप्त या जितनी भी वनस्पतियां हैं उनसे प्राप्त कोई भी पदार्थ, उनको हम ऑर्गेनिक पदार्थ कहते थे। और यह माना जाता था कि इन ऑर्गेनिक पदार्थों को केवल जीवधारियों के शरीर में ही ये जीवधारियों के शरीर में ही बनते हैं। इनको बाहर मनुष्य द्वारा किसी अन्य तरीके से बनाया जाना संभव नहीं है। तो इस संबंध में बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि जीवधारियों के शरीर में एक विशेष शक्ति होती है जिस शक्ति के द्वारा ये इन पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जीवधारियों के शरीर में एक विशेष शक्ति होती है जिस शक्ति के द्वारा वे इन पदार्थों का निर्माण करते हैं, और इस शक्ति को जैव शक्ति कहते हैं। और इस सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा गया। और 1828 ईस्वी तक यह देखा गया कि किसी भी जो ऑर्गेनिक पदार्थ थे, मतलब जो जीवधारियों से प्राप्त हो रहे थे, उनको किसी भी तरीके से बाहर बनाया नहीं जा सका था। जंतुओं के शरीर के या वनस्पतियों के शरीर के बाहर उनको बनाया नहीं जा सका था। परंतु 1828 ईस्वी में वोलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, वो प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहे थे। तो अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने अमोनिया और हाइड्रोसायनिक एसिड के संयोग से अमोनियम साइनेट बना करके उससे यूरिया प्राप्त कर लिया। वो बना कुछ और रहे थे, परंतु यूरिया उन्हें ये प्राप्त हो गया। ये यूरिया ऑर्गेनिक पदार्थ था, यानी ऑर्गेनिक पदार्थ है। उस समय तक किसी भी पदार्थ को, जो ऑर्गेनिक पदार्थ थे, बाहर बनाना संभव नहीं हुआ था। परंतु ये प्रयोगशाला में जब इसको बना लिया गया तो फिर इसके साथ ही जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो अमोनिया है या हाइड्रोसायनिक एसिड है, ये भी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, ये भी जीवधारियों से प्राप्त होते हैं। और यदि ऑर्गेनिक पदार्थों से किसी ऑर्गेनिक पदार्थ को प्राप्त कर लिया तो इसका कोई महत्व नहीं है, इससे जैव शक्ति सिद्धांत का अंत नहीं होता। परंतु बाद में अमोनिया का निर्माण हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन की सहायता में से प्रयोगशाला में कर लिया गया। इसी तरह से हाइड्रोसायनिक एसिड का भी प्रयोगशाला में निर्माण कर लिया गया अकार्बनिक पदार्थों से। जब अकार्बनिक पदार्थों से इन दोनों पदार्थों का भी निर्माण कर लिया गया तो फिर जैव शक्ति सिद्धांत का पूरी तरह से अंत हो गया। उसके बाद मेथेन का निर्माण हुआ और अन्य बहुत सारे यौगिकों का निर्माण धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक पदार्थ थे उनका होता चला गया। और ये देखा गया कि सभी जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनको हम बाहर प्रयोगशाला में बना सकते हैं। और आज के समय में जो कुल यौगिक हैं, जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, वो बहुत सारे हैं, 30 लाख से ऊपर हैं, जिसमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जीवधारियों के शरीर में भी नहीं मिलते और उनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। जैसे मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वे सब ऑर्गेनिक हैं, उनको बाहर प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है। फिर ये देखा गया कि जो पदार्थ कार्बन से बने होते हैं उन सभी में गुण एक समान होते हैं। लगभग कुछ गुणों में उनमें समानता होती है, सभी गुण तो नहीं होते, कुछ गुणों में उनमें समानता होती है। तो कार्बन के यौगिक अत्यधिक संख्या में 30 लाख से ऊपर आज के समय में हैं। और
क्योंकि ये कार्बन जो है, जो जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ थे, उनमें सभी में अनिवार्य रूप से कार्बन पाई जाती है, और जो कृत्रिम रूप से कार्बन के पदार्थ बनाए गए उन सब को मिला करके फिर उनका नया नाम दिया गया कार्बनिक पदार्थ। पहले उनको कहते थे ऑर्गेनिक पदार्थ, फिर वर्तमान में कहा जाने लगा कार्बनिक पदार्थ। वर्तमान में कार्बनिक पदार्थ इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि उसमें कृत्रिम और नेचुरल सभी तरह के पदार्थ थे, उनमें सभी में कार्बन थी। और पहले ऑर्गेनिक इस वजह से कहा जाता था क्योंकि वो केवल जीवधारियों से प्राप्त होते थे। तो कार्बनिक रसायन की और इनका अध्ययन जिस शाखा में रसायन की किया जाता है उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बनिक जो पदार्थ की आधुनिक परिभाषा बनती है उसमें कहा जाता है कि कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, परंतु कार्बन के कुछ यौगिक हैं जैसे कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं, और भी एक दो यौगिक हैं इस तरह के जिनका अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन में करते हैं। परंतु अधिकतम यौगिकों का, जो कार्बन के अधिकतम यौगिक हैं उनका अध्ययन हम अलग शाखा में करते हैं जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। और ये कार्बनिक रसायन के परिचय में बस इतना ही काफ़ी है। इसमें बस इतनी बात ध्यान देने की है कि प्राचीन समय में किस तरह से इनको कहा जाता था, किस तरह से इनकी धारणा थी, और इनको क्या कहते थे, ऑर्गेनिक पदार्थ कहते थे क्योंकि जीवधारियों से प्राप्त होते थे, और वर्तमान में इनको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। परंतु वर्तमान में भी जो अंग्रेजी में हैं वो ऑर्गेनिक ही लिखते हैं, अंग्रेजी में कार्बनिक नहीं लिखते, वर्तमान में भी ऑर्गेनिक लिखते हैं। पर डेफिनेशन बदल गई है। पहले कहते थे जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को ऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं तथा इसके अध्ययन की शाखा को ऑर्गेनिक रसायन कहते हैं। और वर्तमान परिभाषा ये है कि कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं तथा इसके अध्ययन की शाखा को कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो आज इतना ही। इसके बाद मैं बताऊंगा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, वो अगली वीडियो में बताऊंगा।